बजट 2026 1 फरवरी, जी हाँ, बिल्कुल इंतजार है इस दिन का। और क्योंकि आपके खाते में क्या कुछ आने वाला है ये बहुत बड़ा विषय हो जाता है। और अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यानी कि जो कि देश का सबसे बड़ा हिस्सा है किसानों का। किसानों को क्या कुछ मिलने वाला है इस बजट में, किसानों को इसका बेनिफिट कितना मिलेगा, उनके हित में कितनी चीज़ें इसमें शामिल हो पाएंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। डॉक्टर सीबी यादव जी इस समय हमारे साथ में चर्चा में मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या संभावनाएं किसानों के लिए आपको नजर आती है 2026 के इस बजट में। अब संभावनाएं तो जब होगी तब देखेंगे कृपा शंकर जी की क्या खास काश ऐसा हो जाए। लेकिन देश की 70% आबादी आप सोचिए जिसमें, और वो आबादी जो ग्रामीण विकास का आधार है, अगर उसके लिए अगर बजट में हम कुछ नहीं करते हैं तो फिर बहुत मुश्किल है। 2022 तक किसान की आमदनी को दुगना करने का एक लक्ष्य रखा। क्या हम कर पाए? अगर मैं एनएसओ के आंकड़े देखता हूं तो नहीं। हम इसमें आगे बढ़ने की बजाय अगर हमारी जो महंगाई दर को जोड़ देते हैं तो बल्कि वो इनकम बढ़ने की बजाय कम और हो रही है। क्योंकि इनकम का मतलब है कि आज 100 रुपये 5 साल में अगर 150 रुपये हो गई, लेकिन महंगाई अगर 200 रुपये तक चली गई तो फिर उसे कम होना मानते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट को जोड़ के देखते हैं। तो दूसरी इसमें सबसे बड़ी जो चीज बजट में की जा सकती है, जो कि कमिटमेंट किया गया था स्वामीनाथन आयोग जो किसान आयोग बना था उसमें, कि किसान को उसकी आमदनी का जो उसकी जो लागत है उसका 50% प्रॉफिट के साथ में उसकी रेट फिक्स की जाए उसकी उपज का। और ये की जा सकती है, जैसे ये पेन बनाने वाले ने इसकी रेट फिक्स कर दी कि मैं 150 रुपीज है। तो किसान इतना बड़ा वर्ग है, उसका जो स्टेक होल्डर है वो गवर्नमेंट है, मतलब वो सरकार है, तो वो कर सकती है। लेकिन उसमें कौन सा कंप्लीट लागत, जिसको कि C2 फॉर्मूला कहते हैं जी। क्योंकि आप तमाम स्कीमें चलाओ, लेकिन सबसे पहले तो उसे ये सिक्योर करो कि जो उसकी लागत कॉस्ट है उससे नीचे तो नहीं जाए। आप उसे मार्केट के हवाले नहीं कर सकते हो। अभी पूरे किसान को जो है मार्केट के हवाले छोड़ दिया गया है। जो MSP डिक्लेयर की जाती है वो भी C2 फॉर्मूले पे नहीं करते, वो A1 प्लस FL पर करते हैं, और उसमें भी केवल 6% खरीद हो रही है, और वो भी केवल 23 जीन्स पे हो रही है। तो संपूर्ण जो जीन्स है उस पे कम से कम एक उसको प्रॉफिट की सिक्योरिटी, मिनिमम प्रॉफिट की सिक्योरिटी देनी होगी। साथ ही उसकी इनपुट कॉस्ट जो बढ़ रही है, खाद की है, दवाइयों की है, जो डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ने के कारण जो उसकी लागत बढ़ रही है, उस लागत को भी कम करना पड़ेगा। और स्पेशली किसान के भीतर पशुपालन आता है, और ये पशुपालन को भी हमें, मुझे लगता है कि पशुपालन बहुत घाटे का सौदा हो गया, क्योंकि ये सेकेंडरी चीज है जो सपोर्ट करता है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए पशुपालन के संदर्भ में भी कम से कम उसे मिनिमम सिक्योरिटी उसकी रेट की हो। इस क्षेत्र में भी आपको अधिक खर्च करना पड़ेगा। तो एक बड़े भारत की आबादी का गुणवत्तापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सरकारों को अब इस पे ध्यान देना ही होगा, और उसे कम से कम उसकी फसल की, उसकी उपज की उचित लागत मिल सके। इसमें गवर्नमेंट का कोई खर्चा नहीं होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ उसे नीतिगत बदलाव करने की जरूरत है, और इतनी इच्छा शक्ति तो उसे डेवलप करनी पड़ेगी, तब जाकर हम विकसित भारत की उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि बिना किसानों के आप सोच भी नहीं सकते कि इस देश को जो महाशक्तियां हैं उनके बराबर आप ले जा सकते हैं। तो ऐसे में किसान अगर हमारे मजबूत होंगे, यहाँ की जो यूथ है वो अगर मजबूत होगी, तो हम पूरे विश्व के सामने अपने आप महाशक्ति बनने की उस कगार की ओर बढ़ जाएंगे, उस रास्ते की ओर बढ़ जाएंगे जिसे फिर रोक पाना संभव नहीं होगा। तो ऐसे में सरकार के हाथ में जो है वो बहुत बड़ा हथियार है, किसानों के हित में वो चलना चाहिए, किसानों के हित में होना चाहिए, तब जाके संभावनाएं देश के विकास की बन पाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए।